हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हम मंडी अधिनियम का एमसीक्यू कर रहे थे उसका 2 पार्ट हमारा हो चुका है। आज हम तीसरा पार्ट करने वाले हैं, जिसमें कल हमने लगभग 31 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई अभी पहली बार एमसीक्यू देखने आए और डायरेक्ट तीसरे पार्ट में आए हैं तो प्ले लिस्ट में इसका आपका पहले ही आप देखेंगे, वहां जाकर एक फोल्डर बना हुआ है मंडी अधिनियम एमसीक्यू करके। आप उसमें जाकर पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं जो एमसीक्यू का हमने किया है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। कल हमने यहां तक कर लिया था, आज उसके आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। मंडी समिति किसी पंजीयन को रद्द या निलंबित कर सकेगी यदि, यानी मंडी समिति किसी भी पंजीयन को रद्द या निलंबित कर सकती कब? पंजीयन कपट द्वारा प्राप्त किया गया हो। सेकंड, पंजीयन का धारक अधिसूचित कृषि उपज के विपणन को मंडी प्रांगण के भीतर या मंडी प्रांगण के बाहर जानबूझकर बाधित करता हो। ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो क्या होगा आंसर? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपसे बन रहा होगा अंत में जरूर बताइएगा कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। तो देखिए, मंडी समिति किसी पंजीयन को रद्द या निलंबित कर सकती। पहला लिखा है पंजीयन कपट द्वारा प्राप्त किया गया हो, बिल्कुल सही है। अगर पंजीयन जो है वो गलत तरीके से प्राप्त किया गया हो तो ऐसी स्थिति में मंडी समिति उस पंजीयन को रद्द कर सकती है या निलंबित कर सकती है। सेकंड, पंजीयन का धारक अधिसूचित कृषि उपज के विपणन को मंडी प्रांगण के भीतर या मंडी प्रांगण के बाहर जानबूझकर बाधित करता हो। यह पॉइंट गलत है। किस लिए गलत है? क्योंकि अगर पंजीयन का धारक अधिसूचित कृषि उपज के विपणन को मंडी प्रांगण के भीतर अगर उसको प्रभावित कर रहा है या बाधित कर रहा है तब वो आपका उसका पंजीयन रद्द हो जाएगा। लेकिन मंडी प्रांगण के बाहर कर रहा है तो रद्द नहीं होगा। तो मंडी प्रांगण के भीतर यदि कोई पंजीयन धारक जो है वो अधिसूचित कृषि उपज के विपणन को प्रभावित कर रहा है तब उसका लाइसेंस रद्द होगा, उसका पंजीयन रद्द होगा। अगर वो मंडी प्रांगण के बाहर कर रहा है तब उसका पंजीयन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहां पर मंडी प्रांगण के बाहर भी लिखा हुआ है, इसलिए यह पॉइंट गलत है। अगर लिखा रहता पंजीयन का धारक अधिसूचित कृषि उपज के विपणन को मंडी प्रांगण के भीतर प्रभावित कर रहा है तब आप सही लेते, लेकिन यहां पर बाहर भी लिखा है, इसलिए पॉइंट गलत है। तो आपसे पूछा है क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन ए। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो 32 का आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। थोक तदर्थ क्रेता मंडी प्रांगण में थोक खरीदी 1 माह में 1 से अधिक बार नहीं कर सकता, 1 माह में 2 से अधिक बार नहीं कर सकता, 1 माह में 3 से अधिक बार नहीं कर सकता, या 1 माह में 4 से अधिक बार नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा थोक तदर्थ क्रेता किसको बोलते हैं। थोक तदर्थ क्रेता वो आदमी होते हैं या वो व्यक्ति होते हैं जिनको मंडी से व्यापार करने का लाइसेंस नहीं मिला है, लेकिन वो अपने पर्सनल यूज के लिए मंडी प्रांगण में जाकर खरीदी करते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति मंडी प्रांगण में जाकर अपने पर्सनल यूज के लिए कोई सब्जी वब्जी की खरीदी कर रहा है तो इसको थोक तदर्थ क्रेता बोलते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो बिना लाइसेंस के मंडी में जा रहा है खरीदी करने, वो महीने में कितनी बार मंडी में जाकर खरीदी कर सकता है, आपसे ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा 1 महीने में 3 से अधिक बार नहीं कर सकता। ऑप्शन ए होगा, यानी वो 1 महीने में मैक्सिमम 3 बार जाकर मंडी में सब्जी वब्जी की खरीदी कर सकता है। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, धारा 32 या धारा 33 के अधीन मंडी समिति द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध व्यथित व्यक्ति द्वारा की जा सकने वाली अपील के संबंध में कौन सा कथन सही है। यानी धारा 32 से धारा 33 के तहत जो मंडी समिति कोई भी आदेश देती है, वो आदेश के विरुद्ध अपील जो होती है, वो अपील के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। ऐसे आदेश के विरुद्ध संचालक के पास अपील की जा सकती है, ऐसे आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के पास अपील की जा सकती है, ऐसी अपील मंडी समिति के आदेश प्राप्त होने की तारीख से 7 दिन के भीतर करनी होगी, ऐसी अपील मंडी समिति के आदेश प्राप्त होने की तारीख के 30 दिन के भीतर करनी होगी। कौन सा कथन सही है आपको यह बताना है। तो अगर देखेंगे ऐसे आदेश के विरुद्ध संचालक के पास अपील की जा सकती, बिल्कुल सही है। संचालक के पास यह अपील होगी, राज्य सरकार के पास नहीं होती। अगला देखते हैं, ऐसे अपील मंडी समिति के आदेश प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर करना पड़ता है, गलत है। 30 दिन के भीतर करना पड़ता है, सही है। तो 1 और 4 सही होगा, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अंतरराज्यीय व्यापार के समव्यवहार के संबंध में
विवाद होने पर राज्य सरकार ऐसे प्राधिकरण की सदस्यता लेगी जो कि किसके द्वारा गठित किया जाएगा? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। यानी अगर अंतरराज्यीय व्यापार हो रहा है किसी भी सब्जी का, अधिसूचित कृषि उपज का, उसमें विवाद हो जा रहा है, अंतरराज्यीय यानी दो राज्यों के मध्य व्यापार हो रहा है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है तो ऐसी स्थिति में एक प्राधिकरण बनता है, उस प्राधिकरण के पास जाकर इस विवाद को सुलझाया जाता है। तो ऐसे प्राधिकरण कौन बनाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सी, ए और बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। राज्य सरकार भी ऐसे प्राधिकरण बनाती है जिसकी सदस्यता लेती है, केंद्र सरकार भी बना सकती है, तो ए और बी दोनों आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए वीडियो आप लोग बहुत संख्या में देखते हो, 8,000, 9,000, 10,000, कभी कभी 20,000 हो जाता है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। काफी मेहनत से क्वेश्चन बनते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको बताया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है यहां पर, संविदा खेती के अधीन उत्पादित कृषि उपज को विक्रय हेतु मंडी प्रांगण में लाना आवश्यक होगा। उसे किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रय किया जाएगा जो कि करार के अधीन क्रय करने हेतु सहमत हो। ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो देखिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा संविदा खेती होता क्या है। संविदा खेती वो होता है, जैसे कल मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि संविदा खेती का मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी एक व्यापारी ने किसी किसान से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आपके खेत में जो भी फसल उगेगी वो मैं वहीं से खरीद लूंगा, और वो राशि पहले से तय होती कि इतने में खरीदूंगा। तो अगर वो राशि पहले से तय है तो वो जाके मंडी समिति में पंजीयन करवा लेगा, बता देगा कि मैं फलाने किसान से फसल खरीदने वाला हूं। तो अगर वो पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वहां पर फसल उगा के जो भी फसल उगेगी वो खरीद लेगा, तो ऐसी फसल को मंडी में बेचने क्यों लाएंगे? आप खुद सोच सकते हो, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हुई है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करके उससे वो फसल उगाया है, तो वो फसल को वो बेचने मंडी क्यों आएगा? वो डायरेक्ट वहीं से लेकर फसल निकल जाएगा। तो यहां पर उसे मंडी प्रांगण में लाना आवश्यक होगा, बिल्कुल गलत है। उसे किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रय किया जाएगा जो करार के दिन क्रय करने हेतु सहमत, तो बिल्कुल सही है, जिसने पहले से कॉन्ट्रैक्ट किया उसी को वो बेचेगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। मंडी प्रांगण में विक्रय हेतु लाई गई अधिसूचित कृषि उपज की कीमत किस प्रक्रिया के माध्यम से तय की जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक निविदा बोली, खुली नीलामी, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। यानी मंडी प्रांगण में कोई फसल बेचने के लिए लाई है तो फसल का जो दाम होता है वो कैसे तय होगा? इलेक्ट्रॉनिक निविदा बोली से, खुली नीलामी से, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो ई आपका ई ट्रेडिंग भी होता है, यानी ई निविदा बोली भी लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत फसल की रेट तय हो जाता है। खुली नीलामी यानी मंडी प्रांगण में भी नीलामी के साथ होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्रय तथा विक्रय की शर्तों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी आपको गलत कथन की पहचान करना है क्रय और विक्रय की शर्तों के संबंध में। पहला, मंडी प्रांगण में क्रय की गई कृषि उपज की कीमत का भुगतान विक्रेता को उसी दिन मंडी प्रांगण में किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो अधिसूचित कृषि उपज का मंडी क्षेत्र में क्रय करेगा, विक्रेता के पक्ष में 2 प्रतियों में करार निष्पादित करेगा। यदि क्रेता तय दिन में भुगतान नहीं करता तो वह विक्रेता को देय कृषि उपज की कुल कीमत के 1% प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त भुगतान 5 दिन के भीतर करने का दायी होगा। अभिकर्ता केवल अपने नियोक्ता से ही अपना कमीशन वसूल करेगा। कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। मंडी प्रांगण में क्रय की गई कृषि उपज की कीमत का भुगतान विक्रेता को उसी दिन मंडी प्रांगण में होगा, बिल्कुल सही है। जिस दिन अगर कोई भी फसल खरीद बिक्री होती है तो जो आपका क्रेता होगा वो विक्रेता से फसल लेने के बाद तुरंत उसको भुगतान करेगा, ये सही है। कोई भी व्यक्ति जो अधिसूचित कृषि उपज मंडी क्षेत्र में क्रय करेगा, विक्रेता के पक्ष में 2 प्रतियों में करार निष्पादित करेगा, ये गलत है। अगर कोई भी व्यक्ति, मान लेते हैं कोई व्यक्ति फसल बेचने आया है और कोई व्यक्ति जो फसल खरीद रहा है उससे अधिसूचित कृषि उपज को खरीद रहा है, तो खरीदेगा ना, तो खरीदने के बाद उसको 3 कॉपी देगा, यानी उसकी 3 रजिस्टर्ड कॉपी देगा जिसमें उसके करार, जितना फसल खरीदा है, कौन सी फसल खरीदा है, सब चीज लिखाएगा। तो ये 2 प्रतियों में नहीं होता, ये 3 प्रतियों में होता है, इसलिए ये बी वाला पॉइंट गलत है। यदि क्रेता तय दिन में भुगतान नहीं करता तो वह विक्रेता को देय कृषि उपज की कुल कीमत के 1% प्रतिदिन की दर से 5 दिनों तक भुगतान करेगा। कहने का मतलब, अगर वो उस दिन पे नहीं कर पा रहा तो उसको 5 दिन का एक्स्ट्रा मौका मिलेगा, लेकिन उसको हर दिन के ऊपर जितने का वो फसल खरीदा होगा उसका 1% अतिरिक्त पैसा ब्याज के रूप में देना पड़ेगा। सही है।
अभिकर्ता केवल अपने नियोक्ता से ही अपना कमीशन वसूल करेगा, यानी एजेंट जो है वो अपने नियोक्ता से ही कमीशन वसूल करेगा, बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत है, तो 20 का आंसर होगा। यहाँ पे 2 प्रति नहीं, यहाँ पे 3 प्रति आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रत्येक अभिकर्ता इस बात के लिए दायी होगा कि, यानी प्रत्येक एजेंट किस बात के लिए उत्तरदायी है, अपने को देय कमीशन से भिन्न किसी प्रभार के बिना अपने नियोक्ता का माल सुरक्षित रखे, जो ही माल बिक जाए उसकी कीमत का भुगतान अपने नियोक्ता को कर दे। ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो इसका आंसर क्या होगा? एजेंट का क्या काम होता है? एजेंट का काम होता है अगर कोई फसल उसके यहाँ रखवा के गया एजेंट क्या, तो एजेंट उसकी रक्षा करेगा, और जैसे ही फसल उसकी बिकेगी तो जो फसल का मालिक था उसको पैसों का भुगतान करेगा। तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मंडी समिति निधि में प्राप्त समस्त धन जमा किए जाएंगे। यानी जो मंडी समिति निधि होती है जिसमें मंडी शुल्क ये सब जमा होता है, वो निधि कहां पे खोली जाएगी? सहकारी बैंक में, डाकघर में, राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट पात्र बैंक, या उपरोक्त में से किसी में भी। तो इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त में से किसी में भी। मंडी समिति अपनी निधि सहकारी बैंक में भी खोल सकती है, डाकघर में भी खोल सकती है, या राज्य शासन द्वारा कोई निर्दिष्ट पात्र बैंक है उसमें भी खोल सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है, धारा 41 के तहत गठित बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्यों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी गलत कथन की पहचान करना है। जो बोर्ड का निर्माण होता है छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, उसके संबंध में जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य बोर्ड में शामिल होते हैं उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के 3 सदस्य जिसमें कम से कम 1 महिला हो इस बोर्ड के नाम निर्दिष्ट सदस्य बनेंगे। मंडी समिति के 3 अध्यक्ष जिसमें कम से कम 1 महिला हो इस बोर्ड के सदस्य बनेंगे। राज्य के भीतर किसी मंडी समिति में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यापारियों के 3 प्रतिनिधि इसके सदस्य बनेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ का अध्यक्ष इसका नाम निर्दिष्ट सदस्य होगा। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के 3 सदस्य जिसमें कम से कम 1 महिला हो बोर्ड के सदस्य बनेंगे, बिल्कुल सही है। मंडी समिति के 3 अध्यक्ष जिसमें कम से कम 1 महिला हो, यह भी बिल्कुल सही है। राज्य के भीतर किसी मंडी समिति में अनुज्ञप्ति धारण करने वाले व्यापारियों के 3 प्रतिनिधि, ये गलत है। यहां 3 प्रतिनिधि नहीं, यहां पर 2 प्रतिनिधि आएगा। व्यापारियों के 2 प्रतिनिधि आपके बोर्ड के मेंबर बनते हैं, तो यह सी गलत है, डी सही है। तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या गलत है, तो सी गलत है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, कोई भी ऐसा व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नहीं होगा। कौन व्यक्ति बोर्ड का सदस्य नहीं बन सकता? जो दिवालिया हो, जो विकृत चित्त का हो, वह कोई ऐसे अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जा चुका है जिसमें 5 वर्ष से अधिक की सजा हुई हो, वह किसी ऐसे कंपनी का प्रबंध संचालक है जिसके बोर्ड के साथ कोई संविदा है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति बोर्ड का सदस्य कम नहीं बन सकता, वो दिवालिया हो, बिल्कुल सही है। जो विकृत चित्त का यानी मानसिक रूप से बीमार हो, बिल्कुल सही है। वह कोई ऐसे अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जा चुका है जिसमें 5 वर्ष से अधिक की सजा हुई हो, यह गलत है। इसका आंसर सही क्या होगा? वह कोई ऐसे अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो जिसमें नैतिक अधमता अंतर्विलित हो। नैतिक अधमता 5 वर्ष वाला नहीं आएगा, यहां पर आएगा नैतिक अधमता, यानी उसने अपने पद का दुरुपयोग किया हो ऐसा। तो नैतिक अधमता अगर यहां पर अंतर्विलित है तब वो उसको जो है वो बोर्ड का मेंबर नहीं बन सकता, इसलिए तीसरा पॉइंट गलत है। वह किसी ऐसे कंपनी का प्रबंध संचालक है जिसके बोर्ड के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, बिल्कुल सही है। तो 1, 2, 4 यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। याद रखना तीसरा पॉइंट यहां पर अगर ऐसा लिखा होता, वह कोई ऐसे अपराध का सिद्ध दोष ठहराया जिसमें नैतिक अधमता अंतर्विलित हो, तो बिल्कुल सही होता। ये 5 वर्ष वाला प्रावधान नहीं है, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। यदि कोई व्यक्ति मंडी अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है तो दोष सिद्धि पाए जाने पर उसे अधिकतम कितनी सजा हो सकती है? 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने या 18 महीने? तो अगर कोई व्यक्ति मंडी अधिनियम के प्रावधानों को उल्लंघन करता है तो उसको अधिकतम 6 महीने की सजा हो सकती है, बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 44। मंडी अधिनियम का उल्लंघन होने पर अपराधों का विचारण निम्न में से किस वर्ग से नीचे का न्यायालय नहीं करेगा? यानी अगर मंडी अधिनियम का उल्लंघन होता है तो अपराधों का विचारण कौन से वर्ग का न्यायालय करता है?
प्रथम वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिविल न्यायालय या जिला न्यायालय। तो याद रखिएगा, अगर मंडी अधिनियम का उल्लंघन होने पर अपराधों का विचारण द्वितीय वर्ग का न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे का न्यायालय नहीं करेगा। द्वितीय वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे का न्यायालय नहीं करेगा। तो 44 का आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे, मंडी समिति के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, यानी मंडी समिति के अध्यक्ष को कैसे हटा सकते हैं? संचालक स्वप्रेरणा से, मंडी समिति का गठन करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक बहुमत द्वारा पारित संकल्प से, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो अगर आपको मंडी समिति के अध्यक्ष को हटाना है तो सबसे पहले संचालक स्वप्रेरणा से, यानी संचालक अपने विवेक का प्रयोग करके हटा सकता है। दूसरा है मंडी समिति का गठन करने वाले सदस्यों के आधे से अधिक बहुमत द्वारा पारित संकल्प से, ये गलत है, ये आधे नहीं आएगा, ये 2/3 आएगा। अगर मंडी समिति का गठन करने वाले सदस्यों के 2/3 से अधिक बहुमत से पारित संकल्प हो जाता है तो ऐसे में अध्यक्ष को हटाते हैं। तो ये आंसर नहीं होगा, आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, संचालक की स्वप्रेरणा से। यहां पर आधे की जगह 2/3 आना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, संचालक मंडी समिति का अधिष्ठान निम्न में से किन कारणों से कर सकता है? यानी संचालक मंडी समिति को अधिष्ठान यानी खत्म किन कारणों से कर सकता है? यदि मंडी समिति इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है, यदि मंडी समिति अपने कर्तव्यों का बार बार व्यतिक्रम कर रही हो, यदि मंडी समिति बार बार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही हो, या उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा, पहली बात पेपर में क्या आ सकता है? मंडी समिति का अधिष्ठान कौन कर सकता है? तो आपका आंसर होगा संचालक। ऐसा भी क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन भी जो लिखा है वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। संचालक मंडी समिति का अधिष्ठान करता है, ये आपको पता चल गया, तो आपको याद रखना है मंडी समिति का अधिष्ठान कौन करता है? संचालक करता है। किन कारणों से करता है? यदि मंडी समिति इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं है, सही है। यदि मंडी समिति अपने कर्तव्यों का बार बार व्यतिक्रम कर रही, यानी बार बार उल्लंघन कर रही, सही है। यदि मंडी समिति बार बार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो अधिष्ठान से जो भी क्वेश्चन बन सकता हो यहां पर आपको इसी क्वेश्चन में बन जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, मंडी अधिनियम की अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति किसमें है? यानी मंडी अधिनियम की जो अनुसूची है जिसमें अधिसूचित कृषि उपज के बारे में बताया गया है, उसको संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? कलेक्टर के पास, बोर्ड के पास, राज्य सरकार के पास, या केंद्र सरकार के पास? तो याद रखिएगा, मंडी अधिनियम की अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है, यानी 47 का आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, मंडी समिति के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को क्या समझा जाएगा? यानी मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी क्या समझे जाएंगे? लोक सेवक, स्थानीय प्राधिकारी, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। तो याद रखिएगा, मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य जो भी हैं उनको लोक सेवक माना जाएगा। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्न में से कौन सा स्वापक पदार्थ मंडी अधिनियम की अनुसूची में अधिसूचित नहीं है? तंबाकू, पान, अफीम के डोडे, या चरस? यानी जो आपके अधिसूचित कृषि उपज बताए गए हैं उसमें स्वापक पदार्थ बताए गए हैं। स्वापक पदार्थ में कौन सी चीज नहीं आती? तंबाकू आता है, पान भी है उसमें अधिसूचित है, अफीम के डोडे भी अधिसूचित है, चरस उसमें अधिसूचित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा चरस। जो तीन ही बताए गए हैं स्वापक पदार्थ में, तंबाकू, पान, अफीम के डोडे, ये आपका चरस उसमें नहीं बताया गया है। तो ये 3 आंसर है, यानी ये सी होगा ना, ये आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, चरस। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्न में से कौन सा अधिनियम और उसका वर्ष सुमलित नहीं है? कौन सा अधिनियम जब बना है और उसका वर्ष सुमलित नहीं है? छत्तीसगढ़ मंडी समिति वर्गीकरण अधिनियम 1981, छत्तीसगढ़ कृषि गोदाम नियम 1961, मंडी शुल्क में छूट नियम 2018, कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम 1937। कौन सा इसमें अधिनियम और उसका वर्ष सुमलित नहीं है? तो छत्तीसगढ़ मंडी समिति वर्गीकरण अधिनियम 1981 सुमलित है, छत्तीसगढ़ कृषि गोदाम नियम 1961 सुमलित है, मंडी शुल्क में छूट नियम 2018 ये सुमलित नहीं है, ये 2018 नहीं आएगा, ये 2014 आएगा। याद रखना, मंडी शुल्क में छूट नियम 2014 है, तो सी सुमलित नहीं है। कृषि उत्पाद श्रेणीकरण एवं चिन्हांकन अधिनियम 1937 ये सुमलित है। ठीक है, तो इस 50 क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने मोटा मोटी 19-20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन का एक सेट था जो यहाँ पर एंड हो गया है।
तो यहीं पर मैं आज की क्लास को एंड करूंगा। कल मैं जब आपसे मिलूंगा तो कल हम लोग 33 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जैसे आपका मंडी अधिनियम का 33 क्वेश्चन का सेक्शन है ना, तो कल से हम 33 क्वेश्चन का लॉट सॉल्व करने वाले हैं। तो कल की क्लास में हम 33 क्वेश्चन का लॉट सॉल्व करेंगे। एक बार आप पूरा मंडी अधिनियम को प्रॉपर अच्छे तरीके से पढ़कर कल आना, और कल हम उसके जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप एक्चुअल में जैसे पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं उस क्वेश्चन में आप 33 क्वेश्चन में कितना एक्चुअल अपने आप को जज करके सही बना पा रहे हैं, ये कल हम देखेंगे। तो कल अच्छे से तैयारी में आइएगा, और आज कितने क्वेश्चन सही हुए ये जरूर बताइएगा। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा हो, देखिए क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन लाकर भी खत्म कर सकता हूं। मेरे को YouTube में देखना है, आपको YouTube में मैं एक वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा, खत्म कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर आपको पूरे कूट वाले क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस यहाँ पर मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये प्रयास पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलेंगे कल 33 क्वेश्चन के साथ, तब तक आप अच्छे से पढ़ के मिलेंगे। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।